सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अध्यापिका शिखा मिश्रा आज अपने हिंदी के अगले ट्यूटोरियल के साथ उपस्थित हूँ। आज हम अपना हिंदी व्याकरण का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला पाठ है पाठ 7 संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इसमें हमें ये पढ़ना है कि ये संज्ञा के भेद पढ़ेंगे और हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनसे जो हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं ये कैसे बनती हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर पाठ 7 संज्ञा। पाठ 7 संज्ञा। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स बनी है, हिमालय, गंगा, श्री कृष्ण। ये सब क्या है? हिमालय एक पर्वत का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, श्री कृष्ण भी भगवान का नाम है। ठीक है, तो अब ये क्या कहा जा रहा है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, मतलब किसी के नाम ही है ना ये सब, इसलिए कहा जा रहा है कि एक शब्द संज्ञा का अगर हम एक संज्ञा शब्द का अर्थ समझें तो उसका अर्थ है नाम। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपकी एक तरह से क्या हो गई? परिभाषा। अब संज्ञा के भेद कितने हैं? तो संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम पहले पे आएंगे जो कि हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो, मतलब एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान एक उपन्यास का नाम है जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो गोदान पुस्तक का नाम हो गया, एक पुस्तक हो गई, प्रेमचंद एक व्यक्ति का नाम हो गया। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राधा आज भाषण देगी, राधा नाम हो गया एक लड़की का। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली जगह का नाम, भारत एक देश का नाम। तो भारत में ही एक राज्य हो गया, केंद्र शासित राज्य आपका क्या हो गया? दिल्ली। तो दोनों क्या हो गए आपके? व्यक्तिवाचक संज्ञा। रसगुल्ला एक लोकप्रिय मिठाई है, मिठाई का नाम है, एक स्पेसिफिक मिठाई का नाम लिया जा रहा है रसगुल्ला, इसलिए ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर रेखांकित शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की ओर संकेत कर रहे हैं। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं, देश में हलचल है, कुर्सी यहाँ लाओ। यहाँ रेखांकित शब्द लड़के, देश, कुर्सी किसी व्यक्ति विशेष की ओर नहीं, संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब लड़का सभी लड़कों की जाति के लिए प्रयोग हो रहा है, देश किसी भी देश के लिए, इस विश्व में जितने देश हैं उसका किसी एक देश का नाम नहीं है ये, इसलिए देश पूरी संपूर्ण देशों की जाति का बोध हो रहा है। कुर्सी, कुर्सी सभी कुर्सियों के लिए, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि लोहे की कुर्सी या किसी एक व्यक्ति के लिए कुर्सी है, ये ऐसा नहीं कहा जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा। अगला है आपका भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सत्य की सदैव विजय होती है, मोटापा स्वयं में एक बीमारी है, आजकल चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। भाववाचक संज्ञाओं को केवल अनुभव किया जा सकता है। ये आपका एक तरह से विशेष पॉइंट हो गया आपका कि भाववाचक संज्ञाओं को केवल अनुभव किया जा सकता है, इनको फील कर सकते हैं हम, हमें ये दिखाई नहीं देती हैं।
यहाँ सभी रेखांकित शब्द किसी भाव, अवस्था या स्थिति के नाम की ओर संकेत कर रहे हैं। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। किस में होती है? ये सदैव एक वचन में। ठीक है। अब देखिए, सत्य, विजय, मोटापा, बीमारी, हरियाली, ये क्या है? एक तरह के भाव है या अवस्था है या स्थिति है। ठीक है, जिनको कि हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद मतलब धोखेबाज राजा था, जिसने की धोखा देकर जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनको हराया था, उनको धोखा दिया था। मतलब था दुश्मनों के साथ और दिखा रहा था उनके साथ। तो इसलिए कहा गया है कि धोखेबाजों की कमी नहीं। धोखेबाज के लिए यहाँ जयचंद का प्रयोग हुआ है, जबकि ये एक नाम है। लेकिन यहाँ किस रूप में प्रयोग हुआ है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। आजकल हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं? मतलब आजकल सत्यवादी लोग कहाँ मिलते हैं? सत्यवादी के लिए यहाँ हरिश्चंद्र का प्रयोग किया गया है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। इसलिए यहाँ सत्यवादी लोगों की जाति के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है हरिश्चंद्र, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी आदर या सम्मान देने के लिए जाति सूचक शब्द व्यक्तिगत संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब किसी को आदर या सम्मान देने के लिए एक जाति सूचक शब्द का अगर प्रयोग हो रहा है, व्यक्तिगत रूप में संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। यद्यपि वो होगा जातिवाचक, लेकिन हम उसको कैसे पहचानेंगे? व्यक्तिवाचक के रूप में। जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे। अब देखो, राष्ट्रपिता गांधी जी को कहा गया है ना, उनको सम्मान देने के लिए हम राष्ट्रपिता बोल रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी यहाँ पे क्या है? सिर्फ किसी भी गांधी के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ महात्मा गांधी के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पूरा नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हम राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। तो ये तो ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है कि हम समझ लेंगे इसको। अगला है, नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी, अब नेहरू तो ऐसे बहुत हैं, ठीक है, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा नेहरू भी कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के लिए यहाँ प्रयोग हो रहा है, इसलिए नेहरू जी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ गांधी और नेहरू जातिवाचक होते हुए भी, क्योंकि हम एक जाति दर्शा रहे हैं ना। अगर हम कहें कि कोई और कास्ट के लिए कह दें कि शुक्ला जी, तो शुक्ला जी तो एक नॉर्मल किसी, हम शुक्ला जाति के लिए बोल रहे हैं, या कोई भी जाति है। लेकिन यहाँ गांधी और नेहरू को हम जातिवाचक होते हुए भी हम क्यों व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि हम राष्ट्रपिता किसी और को नहीं कहते हैं, हम प्रथम प्रधानमंत्री किसी और का नाम नहीं कह सकते, इसलिए। ठीक है, अब देखिए भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं ये समझा रहे हैं। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं, जैसे अहिंसा, न्याय, दया, सुख, दुख, सत्य आदि। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनती हैं। मतलब जो कुछ भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जो कि मूल शब्द में हम पीछे प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो भी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ये भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से बनाई जाती हैं। मतलब भाववाचक संज्ञाएं जिनके पीछे प्रत्यय का प्रयोग होता है वो किन किन से बनती हैं? 5 चीजों से मिलके। पहला आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा आपका क्या हो गया? अव्यय। इन 5 चीजों से मिलकर 5 चीजों से ही हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। अब वो 5 चीजें देख लीजिए एक बार।
जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना अब कैसे बन रहा है? मानव, मानव पूरी मानव जाति के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसमें हमने ता प्रत्यय लगा दिया तो ये मानवता भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक है। युवा, युवा मतलब सभी युवाओं के लिए, युवा लोगों के जो बच्चे अब युवा हो रहे हैं, युवक बन रहे हैं या युवती बन रहे हैं, तो उनके लिए युवा से यौवन शब्द बन गया। ठीक है। देखिए विशेषण है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बन रहा है? खट्टा विशेषण है, उससे हमने क्या बनाया? खटास। ठीक है। मीठा, मिठास। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बना रहे हैं? निज, सर्वनाम शब्द है, निज से निजत्व बना। मम से ममत्व। ठीक है। सर्व से सर्वत्र, सर्वत्व, सर्वस्व, सॉरी, सर्व से सर्वस्व। अपना से अपनत्व। ठीक है। इसके बाद आता है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अब क्रिया से कैसे? क्रिया, खेलना एक क्रिया है, वर्ब है ना, खेलना क्रिया, तो खेलना से भाववाचक संज्ञा क्या बनी? खेल। मिलना मेल, घबराना घबराहट। ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। इनसे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बना रहे हैं? तो ये आपका एक तरह से ये आपका होमवर्क हो गया कि ये आपको पढ़ना है स्वयं कि ये कैसे बन रही हैं संज्ञाएं, समझना है। नहीं समझ में आएगा अगर कोई शब्द तो आप वो डाउट क्लासेस में पूछ लेंगे। इसके बाद एक और बचता है आपका, वो क्या बचता है? अव्यय। अव्यय से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे ये भी आपको अपने आप पढ़ना है, ये भी आपका होमवर्क ही है। देख लीजिए कि समीप, समीप पास, मतलब वो एक अव्यय शब्द हो गया, तो इससे हम क्या बनाएंगे? समीपता। देर, देरी। तेज, तेजी। ठीक है। तो ये आप अपने आप ये वाला चार्ट भी खुद ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो आप अच्छे से, मैंने पूरा चैप्टर आपको समझा दिया है, यहाँ तक आपका आज का ट्यूटोरियल यहीं तक रहेगा। ये आप पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जो ये अभ्यास कार्य है, ये सारे अभ्यास कार्य आपको करना है। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 अभ्यास कार्य हैं, ये आप स्वयं करेंगे। अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको ये करवाऊंगी, तब आप देखिएगा कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, संज्ञा चैप्टर, जो आप 2nd क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है। तो इतना आपका काम है, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये कार्य करेंगे, अच्छे से समझिएगा, अपना ध्यान भी रखेंगे सब। तब तक के लिए अगले ट्यूटोरियल में मिलने तक अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।